नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं चारधाम यात्रा पर। आपने शायद ही कभी ऐसा कोई धार्मिक आयोजन सुना और देखा हो जिसकी तिथि एकदम से आ गई हो। यानी कोई भी धार्मिक आयोजन ऐसा आज तक नहीं देखा गया जिसका समय पूर्व से निर्धारित ना हो या जो सडनली आ गया हो। पता चला अचानक कुंभ है कल से, ऐसा तो नहीं होता। पता चला अभी तक कुछ नहीं पता था और चारधाम यात्रा शुरू हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। धार्मिक आयोजन किसी भी समुदाय का हो, उसकी तिथियां पहले से ही निर्धारित रहती हैं और कुंभ और महाकुंभ की तो तिथियां हजारों साल पहले तय हो जाती हैं। चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में चलती है, ये देश का सबसे बड़ा ऐसा धार्मिक आयोजन है जो सबसे लंबे समय चलता है। तो फिर ये अव्यवस्थाएं क्यों होती हैं जब हमें पता होता है कि इस महीने की इस तारीख से चारधाम यात्रा शुरू होगी? तो फिर भी अव्यवस्थाएं होती हैं और सरकार के पास तमाम बहाने होते हैं अव्यवस्थाओं के कि इन वजह से अव्यवस्थाएं हुई। ऐसा क्यों होता है? ये क्या सिस्टम की काहिली का नतीजा है या मॉनिटरिंग पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मॉनिटरिंग ठीक से नहीं करती, या पॉलिटिकल लीडरशिप कई बार दबाव में होती है, फैसले लेकर वापस हो जाते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी मैं चारधाम यात्रा का ही जिक्र करता हूँ। तो चारधाम यात्रा अभी 3 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धाम के कपाट खुले, फिर 6 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट खुले और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। 1 सप्ताह हो गया है चारधाम यात्रा शुरू हुए और यात्रा में 20 लोगों की जान जा चुकी है, 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोगों की कार्डियक अटैक से हुई है, कुछ लोगों की दूसरे कारणों से हुई है। भिन्न भिन्न कारणों से 1 सप्ताह में 20 लोगों की जान चले जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। अभी यात्रा शुरू हुई है और 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक यात्रा चलनी है। अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो क्या होगा? अब देखिए मज़ेदार बात, मुख्यमंत्री तो 3 दिन से अपने नॉमिनेशन में बिजी थे, आज देहरादून पहुंचे हैं और आज वो, मुझे ऐसा जो सूचनाएं मिल रही हैं कि वो यात्रियों के पंजीकरण को अनिवार्य कर देंगे, ऐसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा कर देते हैं तो अच्छा होगा। स्वास्थ्य मंत्री जिनका स्वास्थ्य कारणों पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं चारधाम में उपलब्ध करानी है, वो आज कह रहे हैं, मैंने आज ही अमर उजाला समाचार पत्र में पढ़ा कि चारधाम यात्रा मार्ग में लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस लगाई जाएंगी। यानी अब तक क्या कर रहे थे यार? पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो नोडल मंत्री भी हैं चारधाम यात्रा के, उनका कहना है, उनका तो खैर कहना क्या है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो इस समय दुबई में है और वो दुबई में है और वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की कोई एक कॉन्फ्रेंस है, कोई एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने गए हैं कि उनके एडवेंचर स्पोर्ट्स को देख करके उत्तराखंड में क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी के लिए गए हैं। यात्रा की उन्हें कोई परवाह नहीं। अब भले लोगो, तुम ये सोचो कि क्या दुबई में ऐसा कोई एडवेंचर स्पोर्ट हो सकता है, ऐसे कोई साहसिक खेल हो सकते हैं जो उत्तराखंड में भी हो सकते होंगे? ऐसा कभी आपने देखा है, कभी महसूस किया है? दुबई की भौगोलिक परिस्थिति अलग और उत्तराखंड की बिल्कुल अलग है। वहां होने वाला कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ नहीं हो सकता। खैर, ये तो मंत्रियों का अपना विजन और अपना इमेजिनेशन है। शुरुआती दौर में बद्री केदार मंदिर समिति ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा और कहा कि आप चारों धाम में यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दीजिए। मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद शासन ने तमाम विभागों की मीटिंग बुलाकर उसको अप्रूव कर दिया और अप्रूव करने के बाद उसको लागू कर दिया। लेकिन 4 ही दिन बाद जब मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, वहां पंडित पुरोहितों ने उन्हें घेर लिया और वो रोल बैक करके उन्होंने कहा नहीं, इस पर पुनर्विचार होगा और कोई संख्या निर्धारित नहीं है। एक तरफ आदेश हो चुका है, एक तरफ मुख्यमंत्री पुरोहितों के दबाव में, पंडित पुरोहितों के दबाव में राजनेता अक्सर आ जाते हैं, उन्होंने वो वापस कर लिया। पहले ये चीज़ हुई कि जितने श्रद्धालु आएंगे वो कोविड रिपोर्ट लेकर आएंगे। धन सिंह कह रहे थे कोविड रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री गणेश जोशी कह रहे थे कोविड रिपोर्ट लानी होगी। सतपाल महाराज कह रहे थे कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए सब आ सकते हैं। अजीब तरह की और एक आला दर्जे का भ्रम यहाँ पर पैदा मंत्रियों ने कर दिया था। कब रजिस्ट्रेशन होना कि नहीं होना है, कोई कह रहा होगा, कोई नहीं होगा, कोई कह रहा है कि कोविड रिपोर्ट लानी है, कि कोई कह रहा है नहीं लानी है। ये यात्रा उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे देश की है। यहाँ जितना श्रद्धालु गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात से आता है, मतलब इतना कहीं से नहीं आता। ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा है। आपने ऐसा भ्रम क्रिएट कर दिया कि यात्रियों में इतनी बड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और आपने तब ये माहौल खराब किया जब 3 साल बाद, कोविड के बाद खत्म होने के 3 साल बाद यात्रा अपने चरम पर थी और लोगों में उत्साह था और आपको पता था क्राउड बहुत होना है, तब आपने ऐसा किया और नतीजा आपके सामने है। यात्रा 3 तारीख को शुरू हुई,
कोई व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ जी के जिस दिन कपाट खुलने थे वहाँ एक दिन पहले ना रुकने की व्यवस्था थी ना कुछ थी। आपने वहाँ जब रात में मुख्य सचिव एसएस संधू को पता चला, उन्होंने डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, डीआईजी सबको वहाँ कैंप करने को कहा। एक दिन पहले वहाँ बिजली नहीं थी, अगले दिन कपाट खुले, शाम को बिजली नहीं थी। केदार धाम में ऊर्जा प्रदेश की हालत थी, केदार धाम घुप अंधेरे में था और ये घुप अंधेरा ऊर्जा प्रदेश में था। उसके अलावा यमुनोत्री, गंगोत्री तमाम वीडियो वायरल पुलिस वालों के हो रहे थे। डीजीपी चारधाम यात्रा कर रहे थे और पुलिस वाले यात्रियों को परेशान कर रहे थे। खैर, अब इतनी अनियमितताएं, इतनी व्यवस्थाएं होती गई और 8 दिन की यात्रा में 20 यात्रियों को मतलब अपनी जान गंवानी पड़ी अलग अलग कारणों से। अब धन सिंह कह रहे हैं लाइव सपोर्ट सिस्टम आएगा, वो लगेगा, यानी आपने पहले से तैयारी नहीं की। मतलब कुछ यहाँ पर रह नहीं गया था और चारधाम यात्रा जिस तरह से चल रही थी वो भगवान भरोसे थी। अभी यह देखिए, पर्यटन मंत्री दुबई में है, स्वास्थ्य मंत्री का कहीं पता नहीं है, मुख्यमंत्री आज ही देहरादून लौटे हैं, अफसर जो है बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करना है। कभी ये होता है रजिस्ट्रेशन करना है, कभी कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ऊपर से क्या निर्देश मिलने हैं क्या नहीं मिलने हैं। इसी ऊहापोह और असमंजसता की स्थिति में चारधाम यात्रा का एक सप्ताह बहुत ही जटिलताओं भरा गुजरा। अब अभी सुना है कि आज मुख्यमंत्री आए हैं, बड़े नाराज हैं, व्यवस्थाओं को लेकर एक मीटिंग होगी। मीटिंग में ये तय किया जाना है कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाए। ये तो पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, सबको पता था कोविड से पहले स्थिति बहुत भयावह हो गई है। अब पुलिस कह रही है, आज ही मैंने एक और खबर पढ़ी और उसमें अमर उजाला में ही डीजीपी अशोक कुमार जी का बयान है कि कोई गैर पंजीकृत श्रद्धालु होंगे। देखिए, ये गौर करने वाली बात है। अगर ऐसे कोई श्रद्धालु होंगे जिनका पंजीकरण नहीं होगा तो भीड़ बढ़ने पर उनको रोक लिया जाएगा। अरे भाई, उनको रोक तो आप लेंगे, लेकिन आपके पास एकोमोडेशन कहाँ है? उनको रोक कर कहाँ रखेंगे? रात में क्या सड़क पर खड़ा करके रखेंगे? और आपको कैसे पता चलेगा कि गैर पंजीकरण वाले और पंजीकरण वाले आगे कितने जा चुके हैं? आप जब तक आपको ऊपर की स्थिति का अनुमान लगेगा, सूचना मिलेगी, तब तक तो ऊपर भी गैर पंजीकरण वाले बहुत जा चुके होंगे। तो कम से कम इन सब बिंदुओं पर, ये सारी चीज़ों पर एक समाधान निकलना बहुत जरूरी है, वरना ये चारधाम यात्रा पूरे देश भर में एक उत्तराखंड के सरकारी सिस्टम का ही नहीं, राजनीतिक सिस्टम को भी एक बदनाम करने का काम करेगी, जबकि एक धर्मार्थ का काम है। इसको हमें बहुत मन से, बहुत आत्मीयता के साथ करना चाहिए। इसकी व्यवस्थाएं बहुत ही मुकम्मल होनी चाहिए, यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमें होटल पर और जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं उन पर लगाम लगानी चाहिए, जो 20 रुपये की बोतल 100 रुपये में यात्रियों को बेच रहे हैं। अभी कल ही शिकायत आई थी। इन तमाम झंझावतों से जूझने के लिए और जूझने के बाद बाहर निकलने के लिए एक पावरफुल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जो हेली सर्विस चल रही हैं उनमें किसी को टिकट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और हाँ, कार्डिक अटैक जो लोगों को हो रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पहले चारधाम यात्रा टोटली पैदल होती थी और अब एक्सपर्ट बता रहे हैं कि देहरादून से जो यात्रा करने जा रहे हैं तो उनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वहाँ जा कर के उसमें वहाँ के टेम्परेचर से मेल नहीं खा रहा है। इस वजह से भी लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है। तो श्रद्धालुओं को भी सोचना होगा, उनको यात्रा हवाई करनी है या वाकई यात्रा करनी है। अपनी जान भी बचानी है, यात्रा भी हो जाए और अपनी जान भी बच जाए। सिस्टम की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। नमस्कार।